तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। अब हम क्लास 7 की क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री करने वाले हैं। इससे पहले हम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास स्मार्ट बोर्ड पर लिए थे और स्मार्ट बोर्ड पर क्लास लेते लेते दोस्तों थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और थकान ज़्यादा होने के कारण अब जो अगली क्लास हम ले रहे हैं हिस्ट्री की, तो अब हम ये एज ए स्क्रीन रिकॉर्डर पर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थकान ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो साथियों आइए समझते हैं क्लास 7 की हिस्ट्री से पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश 3 कालों में बांटा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि अल मसूदी, अगला है फाहियान, अगला है यूनसांग और अगला है जेम्स मिल। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेम्स मिल हो जाएगा। और जेम्स मिल ने दोस्तों किस किताब में इस प्रकार का वर्णन किया है, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो किताब है इनकी, उसी में इन्होंने इस प्रकार का क्या किया है, वर्णन किया है। यानी ब्रिटिश भारत का जो इतिहास है उसमें इन्होंने जो भारत है, भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया या 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश 3 कालों में बांटा। ठीक है, और इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें किसकी, ह्यूनसांग, तो ह्यूनसांग किसके शासनकाल में भारत आए, तो साथियों ह्यूनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। इसी प्रकार से अगर हम फाहियान की बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि ह्यूनसांग किसके शासनकाल में भारत आए, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। और अगर हम बात करें फाहियान की कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 2, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि किस इतिहासकार ने संस्कृत किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है अमीर खुसरो, दूसरा है बाणभट्ट और तीसरा है कालिदास और चौथा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए है अमीर खुसरो सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने कहा दोस्तों कि जो भारत है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, और अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत के बारे में उन्होंने कहा कि ये किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। ये किसका कथन है दोस्तों, तो ये अमीर खुसरो का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 3, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, हमारे पास पहला दिया गया है गौतम बुद्ध, ठीक है, और अगला है कि वर्धमान महावीर और तीसरा है अशोक। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान महावीर थे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना करी वो 2500 साल पहले करी। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो वर्धमान महावीर है, वर्धमान महावीर भी जो जैन धर्म के 24वें संस्थापक है, ये भी लगभग हम कह सकते हैं कि वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध क्या है, एक दूसरे के समकालीन है। ठीक है, तो यहां से कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से कौन सा धर्म प्राचीन है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से कौन सा धर्म प्राचीन है, तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के इससे पहले 23 तीर्थंकर दूसरे थे। तो इससे हमें साफ साफ अनुमान लगता है कि जैन धर्म क्या है, प्राचीन है बौद्ध धर्म से। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें अशोक, तो अशोक कौन से वंश है, वंश से है दोस्तों, तो अशोक का कौन सा हो जाएगा, मौर्य वंश से है। ठीक है, और मौर्य वंश के अशोक क्या है, सबसे प्रतापी शासक कह सकते हैं या सबसे शक्तिशाली राजा। ठीक है, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जैन किससे निकला है, जीन से निकला है, और जीन का अर्थ क्या है, विजेता। ठीक है, ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें संघ और गण, तो बौद्ध भिक्षु और जो जैन धर्म के भिक्षु हैं वो दोनों संघ और गण में रहा करते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से लक्षवी कुल के
से कौन संबंधित है? हमारे पास पहला दिया गया है कि गौतम बुद्ध, अगला है वर्धमान महावीर, और सी है कि ए और बी दोनों, और डी है कि ए और बी दोनों असत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि लक्षवी कुल से कौन संबंधित है, तो वर्धमान महावीर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें गौतम बुद्ध, तो ये शाक्य कुल से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था। अगला जो दोस्तों प्रश्न नहीं, ये थोड़ा सा हम बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे। बौद्ध धर्म साथियों एक समय में क्या हो गया था, दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। ठीक है, समय परिवर्तन के साथ साथ जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था। दो शाखाएं कौन कौन सी? एक हो जाएगी दोस्तों महायान और दूसरी हो जाएगी हीनयान। अगर हम बात करें महायान की, तो महायान में बौद्ध धर्म को मानने वाले ऐसे लोग थे जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने लग गए थे। ठीक है, और उदाहरण के लिए बुद्ध की प्रतिमाएं कहाँ कहाँ से मिली? मथुरा और तक्षशिला से मिली। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों अगर हम हीनयान की बात करें, तो हीनयान को मानने वाले जो लोग हैं, ये मूर्तियों में जो बुद्ध है, बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ किसके रूप में देखते हैं? संकेत के रूप में देखते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ में वो बुद्ध की क्या देखते हैं? प्रतिमा देखते हैं संकेत के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की ऐसी कौन सी शाखा है जिन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई? तो कौन सी है? महायान। ठीक है, और जो हीनयान है, हीनयान वालों ने बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई, उन्होंने बुद्ध को इसके संकेत के रूप में जैसे पीपल के पेड़ में इस प्रकार से देखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा? 6। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि मिन्हाज ए सिराज फारसी इतिहासकार कौन सी सदी में भारत आया था? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दिया गया है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में मिन्हाज ए सिराज कहाँ आए थे? भारत आए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 7। आइए समझते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 है कि कौन से प्रशस्ति में ग्यासुद्दीन बल्बंद को विशाल साम्राज्य का राजा बताया गया है? संस्कृत प्रशस्ति में बताया गया, प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है, या ए और बी दोनों है, या डी प्रश्न इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृत की जो प्रशस्ति है उसमें ग्यासुद्दीन बल्बंद को क्या बताया गया है? एक विशाल साम्राज्य का राजा बताया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। और ये किसने लिखी? तो साथियों जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे या दरबारी कवि या मंत्री, वो कौन? हरिशेन। तो हरिशेन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगर हम बात करें प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, तो प्रशस्ति में जो राजा के दरबारी कवि होते हैं वो राजा की प्रशंसा करते हैं, राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर क्या करते हैं? इसमें प्रशंसा करते हैं, या राजा के युद्धों का व्याख्यान करते हैं। ठीक है, व्याख्यान करते हैं। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 8। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि याजक जो शब्द है इसके संबंध में सत्य कथन को चुनना है। तो साथियों पहला दिया गया है कि अक्षत्रिय लोग थे और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके क्षत्रियता प्राप्त करते थे, और वी है कि क्षत्रिय लोग हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान करते थे, और सी है कि ए और बी दोनों सत्य है, और डी है कि दोनों असत्य। यहाँ पर एक जगह असत्य होना था, एक जगह सत्य होना था। तो साथियों अगर हम बात करें कि याजक कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि जो क्षत्रिय नहीं थे वो क्षत्रिय बनने के लिए हिरण्य नामक अनुष्ठान गर्भ करवाते थे। ठीक है, या यज्ञ करवाते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 9। आइए समझते हैं कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे?
हमारे पास ऑप्शन दिया गया विजयपाल, और अगला है राजा राज प्रथम, और अगला है राजेंद्र प्रथम, और अगला है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चोल वंश के संस्थापक कौन, विजयपाल थे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें चोल वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो कौन थे, राजा राज प्रथम थे। और राजा राज प्रथम के बेटे कौन है, तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम है। और राजेंद्र प्रथम ने जो राजा राज है, राजा राज की नीति को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में इन्होंने क्या करा दोस्तों, आक्रमण किए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 10। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि किताब अल हिंद किसकी रचना है, कल्हण की है, अलबरूनी की है, या हरिशेन की, या मैगनस्तीज की है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि किताब अल हिंद किसकी रचना है, तो अलबरूनी की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि कल्हण के बारे में भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, हरिशेन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और अगर हम मैगस्थनीज की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है, इंडिका है। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है ये भी प्रश्न नंबर 10 ही है, दो बार हो गया कि अभिलेखाकार के समय में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि ऐसे संस्थान जहां दस्तावेज पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। बी है कि आज सभी राष्ट्र और जो राज्य सरकारें उनके अभिलेखागार होते हैं। और सी है कि जहां वे अपने तमाम पुराने सभी सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा या रिकॉर्ड रखते हैं उसे अभिलेखागार कहते हैं। और डी है कि उपरोक्त सभी के सभी क्या है, सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम प्रश्न के आकार को हल्का सा छोटा कर लेंगे ताकि आप प्रश्न को पूरा देख पाओ। प्रश्न साथियों कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था के बारे में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। अगर दोस्तों हम बात करें अतीत की, वर्तमान समय की नहीं, अतीत की या प्राचीन काल की हम बात करें, तो पहला दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के न हो उसे हम विदेशी कहते थे। तो साथियों आज तो हम उसे विदेशी कहते हैं जो भारत का नहीं है, लेकिन अतीत में उन्हें विदेशी नहीं कहा जाता था। अतीत में किसे विदेशी कहा जाता था, आइए समझते हैं। किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति विदेशी कहलाता था। बिल्कुल सही बात है साथियों कि किसी गांव में आने वाला कोई भी जो अनजान व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता था, विदेशी कहा जाता था। ठीक है, और बी है, ठीक है, ये साथियों क्या होना है, सी। ठीक है, सी है कि जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं है विदेशी कहलाता था, तो ये भी सही है। और डी है कि गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या अलग अलग जातीय परंपराओं को जोड़ने वाले क्या नहीं कहलाते थे, विदेशी के नहीं कहलाते। मतलब अलग अलग धर्म या अलग अलग परंपरा एक ही गांव के हैं, तो चाहे उनके धर्म अलग अलग हो, परंपराएं अलग अलग हो, लेकिन वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी भी सही है, और सी भी सही है, और डी भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ए गलत है क्योंकि उन्हें विदेशी नहीं कहा जाता था। वर्तमान समय में भले ही हम किन्हें विदेशी कहते हैं, जो भारत के नहीं है उन्हें विदेशी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 12। आइए समझते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, प्रश्न के आकार को हल्का सा हम क्या कर लेंगे, बड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो इसके नहीं दिख रहे हैं, ऑप्शनों को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहला है प्रश्न है साथियों कि जो 16वीं सदी है, 16वीं सदी में नए राजवंशों के उदय के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला दिया गया है कि 7वीं सदी आते आते महाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए। बिल्कुल सही बात है। अगला है कि उनमें उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के को क्या करें, उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। सी है कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने वाले जो सामंत होते थे वो अपने आप को क्या कहलाते थे दोस्तों, महासामंत या महामंडलेश्वर
या महान मंडल का जो स्वामी है इत्यादि क्या कर देते थे, घोषित कर देते थे। और कभी कभी वे अपने आप को जो अपने स्वामी है, अपने स्वामी के आधिपत्य को क्या कर देते थे दोस्तों, के आधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र होने का क्या कर देते थे, दावा करते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोनों के दोनों जो मतलब चारों के चारों जो कथन है, ये चारों के चारों कथन क्या है, सही है। और जब चारों के चारों कथन सही है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 2 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर है 14। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि राष्ट्रकूट के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्र प्रधान या राष्ट्रकूट प्रधान दंतिद्रुग, ठीक है, ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को स्वीकार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि 8वीं सदी में जो दंतिदुर्ग है, दंतिदुर्ग ने क्या कर दिया, जो उनके स्वामी कौन है, चालुक्य हैं, उनकी स्वाधीनता को या उनकी अधीनता को क्या कर दिया दोस्तों, उनकी अधीनता से इनकार कर दिया, ठीक है, या वो अपने आप को स्वाधीन कहलाने लगे या स्वतंत्र कहलाने लगे, ठीक है। बी है कि उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया, क्योंकि दोस्तों जो दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग क्षत्रिय नहीं थे, और जब क्षत्रिय नहीं थे तो क्षत्रिय बनने के लिए इन्होंने क्या कराया दोस्तों, हिरण्य नामक यज्ञ करवाया, ठीक है, या अनुष्ठान कराया। और सी है, इसे याजक जन्मा क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय रूप में दोबारा क्या करता था, क्षत्रियत्व प्राप्त करता था, ये भी सही है। और डी है कि क्षत्रिय लोग हिरण्य नामक गर्भ करवाते थे, तो क्षत्रिय लोग नहीं, जो अक्षत्रिय लोग होते थे वो कराते थे, ठीक है दोस्तों। ए, बी और सी तीनों के तीनों सही है और डी गलत है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 15। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों कि कलहण द्वारा रचित बृहद संस्कृत, ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो बृहद संस्कृत नामक काव्य है वो किसके द्वारा रचा गया है, तो कलहण के द्वारा रचा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक प्रश्न यहां से ही पूछा जा सकता है। आगे है कि संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है साथियों कि इस काव्य में तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश है के अभिलेखों में, अगला दोस्तों यहां से ना होकर ये यहां होगा, ठीक है, विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, ठीक है। और अब हम बी को समझने वाले हैं। इसमें या इस काव्य में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। और सी है कि किस काव्य में या इस काव्य में त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सही उत्तर की कि जो कलहण द्वारा रचा गया संस्कृत काव्य है या महाकाव्य है, इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी है या कथन बी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें किस चीज का वर्णन मिलता है, जो कश्मीर के जो शासक है उनके राजाओं या उन राजाओं का इतिहास दर्ज है, तो उनके बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपको ध्यान रखना है कि कलहण द्वारा बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 16। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि कन्नौज पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष कौन कौन से वंश इसमें, मतलब कौन सा वंश इसमें शामिल नहीं था। अगर हम बात करें कि कौन कौन से वंश शामिल थे, तो दोस्तों अगर हम बात करें जैसे गुर्जर प्रतिहार वो भी इसमें शामिल था, और राष्ट्रकूट भी शामिल था, और जो पाल वंश है वो भी शामिल था। लेकिन जो चोल वंश है, चोल वंश इसमें शामिल नहीं था। अगर हम बात करें कि चोल वंश इसमें शामिल नहीं क्यों नहीं था, तो साथियों अगर हम बात करें कि कन्नौज कहाँ पर है, कन्नौज दोस्तों ये वाला हो जाएगा। इसे हम दूसरे पेन से दिखाने का प्रयास करेंगे, रेड पेन से। कन्नौज क्या हो जाएगा, ये वाला कन्नौज है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार दोस्तों कौन सा है, ये वाला, ठीक है, कन्नौज के बगल में ही गुर्जर प्रतिहार है। इसी प्रकार से राष्ट्रकूट भी कन्नौज के लगभग क्या है, नजदीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगला कौन सा वंश है, पाल वंश, तो पाल वंश भी इसके नजदीक है, कन्नौज के नजदीक है। लेकिन दोस्तों जो चोल वंश है, चोल वंश ये यहां पर है, दक्षिण भारत में है, तो ये कहां से, कन्नौज से बहुत दूर है।
तो इसलिए ये इस जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। अगर हम बात करें कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ, जब साथियों हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो जो वर्धन वंश है वो क्या पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था, और उसे जीतने के लिए जो ये तीनों के तीनों वंश है इनमें क्या होता है दोस्तों, संघर्ष होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कन्नौज, कहाँ कन्नौज दोस्तों, एक ऐसा साम्राज्य है जो पहले से ही क्या है, शक्तिशाली था, और साथ में ये अगर हम बात करें कि कृषि रूप से या संपदा रूप से ये कैसा था दोस्तों, संपन्न राज्य था। ठीक है, यह संपन्न साम्राज्य था। ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगर हम बात करें कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष है इसमें कौन शामिल नहीं था, तो चोल वंश शामिल नहीं था। ठीक है। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 17, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि राजपूतों की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि राजपूतों की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी या मान्यखेड़ थी या तंजावुर थी या दिल्ली थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रकूटों की जो राजधानी है वो कहाँ थी, मान्यखेड़ थी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 18, आइए समझते हैं। प्रश्न को हल्का सा क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। प्रश्न है साथियों की त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय जो युद्ध है में कौन सा राजवंश क्या नहीं थे, शामिल नहीं थे। तो अगर हम बात करें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये शामिल थे। ठीक है। और बाकी इनमें से कोई सा भी क्या नहीं था, शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 18। ठीक है। 19 साथियों की कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ। ठीक है। तो पहला दिया गया है कि क्योंकि यह धार्मिक केंद्र था, और अगला है कि क्योंकि ये व्यापार और शक्ति का केंद्र था, और सी है क्योंकि ये समुद्र तट पर था, और अगला है कि क्योंकि वहां सोने के खदान थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह व्यापार और शक्ति का क्या था, केंद्र था, इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 20, आइए समझते हैं कि पाल वंश के शासकों ने किस धर्म को प्रोत्साहन दिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 साथियों क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना है। प्रश्न है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं किस वंश या किस राजवंश के काल की बनाई गई थी, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार और चोल। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं में दोस्तों क्या बनाए गए थे, जो भित्तियां हैं उनकी गुफाओं की भित्तियां, उनमें विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में किसको, विष्णु को दिखाया गया था, विष्णु भगवान को दिखाया गया था। और अगर हम बात करें कि किसके समय की है, तो ये राष्ट्रकूट के समय की है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 22, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 22 साथियों की राष्ट्रकूट का जो शासन है उसमें जो अमोघ वर्ष है, ठीक है, को किस लिए जाना जाता है। पहला दिया गया है कि युद्ध के लिए जाना जाता है, या कला और साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता है, या व्यापार के लिए जाना, समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता है, या धार्मिक सुधारों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कला और साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हम पेन को चेंज कर ले, नहीं पेन अभी यही रहने देते हैं। अगला प्रश्न किससे आने वाला है, मैप से आने वाला है। मैप में व्हाइट जो येलो पेन है वो दिखता नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 23 है कि पाल वंश ने किस क्षेत्र में अपनी जो शक्ति है स्थापित की। ठीक है। हमें दिया गया है दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में और मध्य भारत में और पूर्वी भारत में। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, जो पाल वंश है, पाल वंश में किस क्षेत्र में अपनी जो शक्ति है वो स्थापित की, तो दोस्तों पूर्व भारत में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम इसे मैप में भी समझने वाले हैं पाल वंश को, कि इन्होंने पूर्व भारत में अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों किया। तो साथियों समझते हैं।
तो दोस्तों पाल वंश कहाँ है, ये पूरब की ओर है, तो पूरब की ओर ही ये क्या करेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है ध्रुव, और अगला है कि गोविंद तृतीय, और अगला है यशोधवर्मन, और तीसरा है दोस्तों महिर भोज। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम मैप में गुर्जर प्रतिहार को समझने का प्रयास करें तो गुर्जर प्रतिहार ये वाला हो जाएगा, और राष्ट्रकूट ये, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पालवंश ये, और कन्नौज आपको मैप में ये दिख रहा होगा। अगर हम चोल वंश की बात करें तो चोल वंश थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो चोल वंश अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, ये वाला है, यहाँ पर चोल वंश ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 25। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि चोल वंश की राजधानी क्या थी। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि कांचीपुरम है, और तंजावर है, और अगला है मदुरै है, या उरेयूर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, तंजावुर। ठीक है, हमें मैप में हम इसे देख भी सकते हैं कि ये चोल वंश है, और चोल वंश की राजधानी ये तंजौर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 26। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 26 है साथियों कि राजा राज चोल जो प्रथम है, ठीक है, द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा मंदिर है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये यूटेट और सीटेट दोनों एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछा गया। पहला दिया गया कि बृहदेश्वर मंदिर, अगला है कि कैलाशनाथ मंदिर, और अगला है कि मीनाक्षी मंदिर, और अगला है कि गैंगकोंडा चोलपुरम मंदिर। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। और राजा राज प्रथम के पुत्र कौन है, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अब प्रश्न नहीं, अब थोड़ा सा हम चीजों को थ्योरी के रूप में समझेंगे चोल वंश के बारे में, या जो चोल वंश का जो प्रशासन है, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों किसान की बस्तियों को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया यूटेट और सीटेट दोनों में। ठीक है, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, और जो सिंचित भूमि है, सिंचित भूमि के द्वारा जो किसान क्या हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, और उनके जो गांव हैं, उनके गांवों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, नाडु कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये पूछा भी गया है कि जो चोल वंश है, चोल वंश का जो साम्राज्य है या साम्राज्य प्रशासन है, उसमें जो किसानों की बस्तियां उसे क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था, और गाँव का जो समूह है, गाँव के समूह को क्या कहा जाता था, नाडु कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले टॉपिक की ओर या बिंदु की ओर। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, अगर हम बात करें कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए क्या होता है दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है, और किस किस के बीच होता है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश के बीच होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अब साथियों हम थोड़ा सा गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश और चोल वंश और जो राष्ट्रकूट है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये उस समय का भारत का मैप हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान या भूटान, ये सारे हमारे देश के क्या थे, हिस्सा थे। ठीक है, आइए समझते हैं साथियों। सबसे पहले अगर हम गुर्जर प्रतिहार की बात करें, गुर्जर प्रतिहार मैप में ये वाला है। ठीक है, और इन्हीं के बीच क्या हुआ, कन्नौज, कन्नौज ये बगल में है। इसीलिए जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर जो आधिपत्य है या आक्रमण करने के लिए गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और जो पाल वंश है ये क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं आपस में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार से प्रश्न पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है, तो हरिश्चंद्र है दोस्तों, हरिचंद्र है, हरिचंद्र है। ठीक है, और अगला है कि मुख्य राजा की गुर्जर प्रतिहार के मुख्य राजा कौन थे, तो नागभट्ट थे या नागभट्ट प्रतिहार थे। तो दोस्तों यहां से भी प्रश्न पूछा गया। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, राष्ट्रकूट की, कि राष्ट्रकूट के जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है, तो दोस्तों दंती दुर्ग है। ठीक है, और दंती दुर्ग ने ही कौन सा अनुष्ठान कराया था, तो हिरण्य नामक गर्भ अनुष्ठान कराया था। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें, इसकी राजधानी भी पूछी गई है कि राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है, मान्यखेत है। ठीक है, अब साथियों हम किसके बारे में समझने वाले हैं, अब हम चोल वंश के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मैप में चोल वंश की, मैप में चोल वंश कहाँ है, तो मैप में चोल वंश ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, या देख पा रहे होंगे। तो चोल वंश के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, इसकी राजधानी कहाँ है, तंजौर, ये भी आपको मैप में दिख रहा है। तो संस्थापक की बात करें चोल वंश की, तो दोस्तों संस्थापक कौन है इसके, विजयपाल
ठीक है। और इसी प्रकार से इन्होंने विजयपाल ने तंजौर नामक शहर की क्या करी, स्थापना करी। और अगर हम राजधानी की बात करें तो तंजौर है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इसका मुख्य राजा कौन है, राजा राज प्रथम है। और राजा राज प्रथम ने क्या बनाया दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया, राजा राज प्रथम ने बनाया, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ से बहुत बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो निशंदु सूदनी देवी का जो मंदिर है वो किसके लिए समर्पित है। तो दोस्तों किसके लिए समर्पित है, तो दुर्गा माता जी के लिए समर्पित है, ठीक है। तो साथियों यहां से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको जितने भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं वो सारे के सारे तरीके हमने समझ लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 27। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों कि निम्न में से किसके राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक क्या बन गया था, महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तोमर वंश के, और चौहान या चौहान वंश के, या गुलाम वंश के। और अगला है कि ए और बी दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चौहान और जो तोमर वंश है इनके राज्यकाल में ही जो दिल्ली है, दिल्ली वाणिज्य का क्या बन गया था, एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 28। आइए समझते हैं। तो दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आइए समझते हैं कि अफगानिस्तान के गजनी सुल्तान मोहम्मद के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो पहला दिया गया है कि सुल्तान मोहम्मद के नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक था। उपमहाद्वीप का मतलब हो जाएगा दोस्तों ये हमारे देश की बात की जा रही है, यानी भारत की बात की जा रही है, ठीक है। और अगला है बी है कि वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर क्या करता था, आक्रमण करता था, यानी भारत पर आक्रमण करता था। और अगला है कि उसके निशाने पर संपन्न मंदिर थे, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर क्या था, फेमस था, या उनमें से एक था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, सही है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हम पेन का जो कलर है वो क्या कर लेंगे, येलो कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 29। आइए समझते हैं कि चौहान वंश के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों पहला दिया गया है कि चौहान वंश दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में क्या करते थे, शासन करते थे, ठीक है। और बी है कि पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। और सी है कि जहां उन्हें गुजरात के जो चालुक्य है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गोंडवालों, ठीक है, से क्या लेनी पड़ी, टक्कर लेनी पड़ी। और डी है कि चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था, और जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगानी शासक को क्या करा था, 1191 में हराया था। और ई है कि उपरोक्त सभी के सभी कथन क्या है, सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ई है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 30। आइए समझते हैं कि चोल वंश के साम्राज्य का प्रशासन के संबंध में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। पहला दिया गया है कि किसानों की बस्तियों को नाडू कहा जाता था। और बी है कि गांवों के समूह थे उसे उर कहा जाता था। और सी है दोस्तों कि ग्राम परिषद और जो नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कहीं प्रशासनिक कार्य करते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें असत्य की, तो पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है। अगर हम बात करें किसानों को बस्तियों को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से हम गाँवों के समूह को क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। तो पहला और दूसरा असत्य है। और जब पहला और दूसरा असत्य है तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि हमें असत्य पूछा गया था तो असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यहां से प्रश्न पूछा जाता है नाडू और उर से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 31। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 31 किससे संबंधित है दोस्तों, स्तंभों से संबंधित है कि हमें क्या करना है, ए और बी या खो और खो का क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो साथियों पहला दिया गया है कि गैर ब्राह्मण किसान की जो भूमि है, ठीक है,
उसे क्या कहा जाता था? उसे दोस्तों बेलन बेगाई कहा जाता था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्राह्मदेय कहा जाता था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सी कि किसी विद्यालय को रख-रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे दोस्तों शाला भोग कहा जाता था। इसी प्रकार से मंदिरों को उपहार में दी गई जो भूमि है उसे क्या कहा जाता था? देवदान कहा जाता था। ठीक है? और अगर हम बात करें कि जैन संस्थापकों को दान में दी गई भूमि उसे क्या कहते थे दोस्तों? उसे पल्ली चंदनम कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 32, ये भी क्या है? सही मिलान का ही है। इस आइए समझते हैं। पहला कथन दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है? स्तंभ क और ख को क्या करना है? मिलान करना है। पहला दिया गया है कि गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार दोस्तों कहाँ है? पश्चिम दक्कन। तो पश्चिम दक्कन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रकूट बंगाल में ना होकर राष्ट्रकूट कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रकूट ये है, तो ये कहाँ पर है? तो ये हम कह सकते हैं कि गुजरात से नीचे है और राजस्थान इसमें नहीं होगा, तो हम राष्ट्रकूट का सही मिलान ये वाला हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें किसकी? पाल, तो पाल कौन से हो जाएंगे दोस्तों? बंगाल में ये पाल वंश हो जाएंगे। और चोल वंश कहाँ है दोस्तों? ये तमिलनाडु में। ठीक है, इस प्रकार से ये सही मिलान हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अब हम क्या समझने वाले हैं? जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों किसके बारे में? जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बारे में समझने वाले हैं कि गुलाम वंश से अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो वो छूटे ना। हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या रखा है? नोट करके लाए हैं ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। पहला है दोस्तों कि गुलाम वंश। ठीक है, तो दिल्ली की जो स्थापना है या दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कब होती है दोस्तों? 1206 ईस्वी में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके संस्थापक कौन है तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1206 में होती है। इसी प्रकार से दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। पूरी तो नहीं करा पाए लेकिन निर्माण प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें 4 की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए होती है। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा है कि कुतुब मीनार को पूर्ण करवाने का जो काम है वो कौन करते हैं? इल्तुतमिश करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों छठे नंबर का हो जाएगा कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का क्या है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हमें प्रश्न पूछे जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो सुल्तान है वो किसे कहा जाता है या वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और अगर सीधा सीधा प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाए कि दिल्ली जो सल्तनत है उसकी स्थापना किसने करी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, और अगला है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में सिक्का प्रणाली शुरू करने वाले कौन है? इल्तुतमिश है। यहां से भी साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। और अगला जो दोस्तों पॉइंट है वो है कि इल्तुतमिश की पुत्री कौन है? रजिया सुल्तान। तो दोस्तों बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? तो इल्तुतमिश की पुत्री है। ठीक है, और कौन से वंश से है दोस्तों? ये गुलाम वंश से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला है साथियों कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक। बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत की दोस्तों पहली जो सुल्तान है या पहली महिला सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान है। ठीक है साथियों, यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अब हम खिलजी वंश को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं दोस्तों खिलजी वंश को। खिलजी वंश है दोस्तों, खिलजी वंश की जो स्थापना है वो कब होती है? 1290 में होती है। और संस्थापक किसे माना जाता है या कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी है। और इसी प्रकार से सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है इनके? तो सबसे प्रसिद्ध शासक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम तुगलक वंश को समझने वाले हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है साथियों? गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक इनके क्या है? मोहम्मद तुगलक और उसके बाद फिरोज तुगलक, ये इनके कार्यकाल दिए गए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें अब लोधी वंश की, आइए समझते हैं। लोधी वंश की जो स्थापना है वो कब होती है? 1451 में होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें संस्थापक कौन है? बहुल लोधी है। ठीक है, इसी प्रकार से इब्राहिम लोधी और जो बाबर है उनके बीच पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? प्रथम युद्ध कब होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा जाता है? तो दोस्तों इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। और कब होता है साथियों? तो 1526 ईस्वी में होता है। अब दोस्तों हम सैयद वंश को समझने वाले हैं। और सैयद वंश के जो प्रसिद्ध शासक हैं वो कौन है? खिज्र खान है। और खिज्र खान ने कब तक शासन किया? 1414 से
1414 से दोस्तों 1421 तक। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब हम दिल्ली वंश के बारे में थोड़ा सा क्या, दिल्ली सल्तनत के बारे में सामान्य चीजें समझने वाले हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। पहला है कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है दोस्तों? पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। और अंतिम वंश कौन सा है दोस्तों? तो अंतिम वंश लोधी वंश है। ठीक है, और अगला है कि तीसरा है कि सल्तनत का जो प्रशासनिक का प्रमुख है उसे क्या कहा जाता था? कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक प्रमुख है उसे वजीर कहा जाता था। और इसी प्रकार से जो सैन्य प्रमुख है उन्हें क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है आरीज मुमामिल, मुमालिक। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों अगला है कि न्याय का जो प्रमुख खाजी उल खजात कहा जाता था। और इसी प्रकार से अगला है कि सुल्तान काल में जो भूमि के कर है उसे क्या कहा जाता था? उसे खराज कहा जाता था। ठीक है, और धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? जजिया कहा जाता था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कि खराज किसे कहा जाता था? जो भूमि कर है, या इसे हम क्या कह सकते हैं? कृषि कर भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगला है दोस्तों कि जो धार्मिक कर है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जजिया कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब साथियों हम प्रश्न नंबर 33 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों कि मुगल कौन थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल कौन थे। इस संबंध में हमें सत्य कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। आइए समझते हैं। पहला दिया गया कि मुगल दो महान शासकों के वंशों के क्या थे? वंशज थे। कि जो मुगल है, मुगल दो वंशों के क्या थे? वंशज थे। पहला दिया गया। दूसरा है बी है कि माता मंगोल थी और पिता क्या थे? तैमूर थे। बिल्कुल सही बात है। अगला है कि उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया। बिल्कुल सही बात है। डी है कि उपरोक्त सभी के सभी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 34। आइए समझते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों मुगल वंश के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो बाबर, और अगला दिया गया हमें अकबर, और अगला दिया गया है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, और अगला है कि अशोक। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो मुगल वंश है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? बाबर हो जाएंगे। और बाबर के बेटे कौन है? हुमायूं हो जाएंगे। और हुमायूं के कौन है? अकबर। और अकबर के कौन है दोस्तों? अकबर के जहांगीर हो जाएंगे। और जहांगीर के कौन है दोस्तों? खुर्रम खान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या रखना है? इनका क्रम याद रखना है। सबसे पहले हम बात करें कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो बाबर है। बाबर के पुत्र कौन है? तो दोस्तों बाबर के हुमायूं है, और हुमायूं के अकबर है, और अकबर के जहांगीर है, और जहांगीर के खुर्रम खान है। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर। और अगर हम बात करें अकबर, तो दोस्तों अकबर मुगल वंश के क्या है? सबसे प्रतापी शासक कह सकते हैं, या सबसे शक्तिशाली शासक कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें सी की, तो सी में है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की क्या करी? स्थापना करी। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हैं या पुत्र हैं वो कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार के कौन हो जाएंगे दोस्तों? अशोक हो जाएंगे। और अशोक जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक या सबसे शक्तिशाली शासक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर। और यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 35। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों कि बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि बाबर ने कौन से युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर बी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि खानवा का युद्ध। ठीक है, या खनवा का युद्ध। तो ये कब होता है दोस्तों? ये 1527 में होता है। और अगर दोस्तों हम बात करें कि जो कनवा का युद्ध है वो किस किस के बीच होता है, तो दोस्तों वो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमने पानीपत के युद्ध को समझ लिया, ये किनके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें चंदेरी के युद्ध की, तो चंदेरी का युद्ध कब होता है? तो 1528 ईस्वी में होता है। और किस किस के बीच होता है? तो दोस्तों बाबर और राजपूतों के बीच होता है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच होता है? बाबर और किसके बीच? बाबर और राजपूतों के बीच होता है। इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें
जो गागरा का युद्ध है, गागरा का युद्ध किसके बीच होता है दोस्तों? तो बाबर और महमूद लोदी। और महमूद लोदी कौन है दोस्तों? अफगान है, ठीक है, अफगानों। या हम ये भी कह सकते हैं, कभी कभी इस प्रकार से भी ऑप्शन दिए जाते हैं कि गागरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बाबर और अफगानों के बीच। और जो महमूद लोदी है वो कौन है? अफगान है, ठीक है। तो साथियों बढ़ते हैं आगे की ओर, और हमने यहाँ से बहुत सारी चीजें क्या कर ली? कवर कर ली। एक तो हमने 4 युद्धों को कवर कर लिया, और साथ में उन 4 युद्धों को हमने ये भी समझा कि किस किस के बीच लड़ा गया, और साथ में हमने ये भी समझा कि खनवा का युद्ध कब हुआ? 1527। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। और अगला हमने ये समझा कि जो चंदेरी का युद्ध है वो कब हुआ? 1528। और इसी प्रकार से गागरा का युद्ध कब होता है? 1529 में होता है। तो दोस्तों यहां से इनका क्रम भी पूछा जाता है कि बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध है उनका सही क्रम। तो दोस्तों सही क्रम में सबसे पहला कौन सा हो जाना था? पानीपत का। पानीपत के बाद खनवा का युद्ध, और खनवा के बाद चंदेरी, चंदेरी के बाद गागरा का युद्ध, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और यहां से हमने बहुत सारे तरीके समझ लिए कि जितने तरीके से प्रश्न पूछा जाए वो सारे समझ लिए। अगला है साथियों प्रश्न नंबर 36। आइए समझते हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में होता है, और किसके बीच लड़ा गया? पहला ऑप्शन दिया गया हमें हुमायूं और शेरशाह सूरी, और अगला है कि बाबर और राणा सांगा, और अगला है दोस्तों सी है कि औरंगजेब और शिवाजी, और डी है कि अकबर और हेमू। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें कि हेमू का पूरा नाम क्या था, तो हेमचंद्र विक्रमा द्वितीय था। दोस्तों हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमा द्वितीय। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 37। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब होता है? 1576 को होता है। अकबर के सेनापति मान सिंह, अकबर के सेनापति मान सिंह द्वारा लड़ा गया, और किस राजपूत शासक के द्वारा लड़ा गया, या किस राजपूत शासक के बीच लड़ा गया? हमें पहला दिया गया दोस्तों महाराणा प्रताप, ठीक है, या राणा प्रताप या महाराणा प्रताप, और अगला है कि उदय सिंह, और अगला है कि दुर्गादास राठौर, और अगला है कि जयसिंह प्रथम। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया? मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, ठीक है, या राणा प्रताप सिंह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 38। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 38 है साथियों कि अकबर ने 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर को किस युद्ध में हराया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगर हम बात करें हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं कि खान देश का युद्ध, और अगला है सर हिंद का युद्ध, और अगला है सारंगपुर का युद्ध, और डी है तुरन का युद्ध, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों किसके बीच? अकबर और जो बाज बहादुर, कौन सा? मालवा का जो शासक है, उनके बीच लड़ा गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 39। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 39 से दोस्तों जो अकबरनामा है किस भाषा में लिखी गई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमें पहला दिया गया है कि तामीर में लिखी गई है, फारसी में लिखी गई है, हिंदी में लिखी गई है, या उर्दू में लिखी गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो अकबरनामा है, अकबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों फारसी में लिखी गई है। और अगले प्रश्न में हम ये भी समझने वाले हैं कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 40। आइए समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है साथियों कि अकबरनामा और जो आईने अकबरी है के संबंध में हमें क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और इसमें जो 5 के 5 ये ऑप्शन रखे गए हैं इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों कि अब्दुल फजल ने अकबरनामा इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई, तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई, ठीक है। और इसमें इन्होंने
कितने 3 जिल्दों में लिखा। ठीक है, अकबरनामा को इन्होंने 3 जिल्दों में लिखा। अगर हम बात करें पहली जिल्द, तो पहली जिल्द में इन्होंने किस चीज का वर्णन किया था, तो अकबर के जो पूर्वज है उनके बयानों का वर्णन किया गया था। और सी है कि दूसरी जिल्द में इन्होंने अकबर का जो शासनकाल है उनके शासनकाल की घटनाओं का विवरण किया है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों डी है कि तीसरी जिल्द में आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने और यहां पर क्या होना था, सेना और राजस्व और साम्राज्य का जो भूगोल है उसका ब्यौरा किया था। ठीक है, या ब्यौरा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो ई है ये सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर के चारों जो कथन है ये सही हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों यहां से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। चाहे तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को या इस प्रश्न को 2-2 बार देख सकते हैं, लेकिन यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 40, आइए समझते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 40 है, थोड़ा सा प्रश्न की आकार को छोटा कर लेंगे ताकि हमें सारे के सारे ऑप्शन दिख जाएं। ठीक है, तो साथियों आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 40। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 है, इसमें हमें क्या दिया गया है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन और कारण हमें सही उत्तर बताना है। तो पहला दोस्तों कि औरंगजेब के शासन काल में जो जागीर से प्राप्त होने वाला जो राजस्व है उसे क्या कहा जाता था, मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। और कारण है कि औरंगजेब के समय कृषि उत्पादन में गिरावट आई थी, जिस कारण राजस्व क्या हो गया था, कम हो गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये कथन तो दोनों के दोनों सही है, लेकिन कारण क्या नहीं है, कारण गलत है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 41, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 41 भी दोस्तों क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया। पहला दिया गया है कि आगरा में, दिल्ली में और फतेहपुर सीकरी में, और अगला है कि अजमेर में। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि फतेहपुर सांकरी में किया गया या सीकरी में किया गया। अब अगर दोस्तों हम बात करें कि ये इबादत खाना क्या होता है, तो इबादत खाना का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पूजा का घर है, पूजा के घर को ही क्या कहा जाता है, इबादत खाना कहा जाता है। और इन्होंने क्या करा कि विभिन्न धार्मिक जो आध्यात्मिक गुरु है उनको इन्होंने क्या करा, इकट्ठा करा। और साथ में इन्होंने क्या करा दोस्तों कि जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको इन्होंने इकट्ठा करा, इबादत खाने में इकट्ठा करते थे। और फिर अलग अलग धर्मों की जो शिक्षाएं हैं उन पर क्या करते थे, चर्चा करते थे। इबादत खाने में किस चीज़ का वर्णन है या इसमें क्या काम करते थे, तो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाकर, या अलग अलग धर्मों के जो क्या है होते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनको बुलाकर, और फिर जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्मों के शिक्षाओं पर क्या करते थे, चर्चा करते थे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों अकबर क्या थे, एक महान शासक भी कह सकते हैं, या इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो इसलिए बड़ा था। ठीक है, क्योंकि ये हर धर्म के लोगों को क्या करते थे, सम्मान देते थे। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 42। आइए समझते हैं कि अकबर के सुलह ए कुल की नीति के विचार पर आधारित शासन की दृष्टि बनाने में किसने अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सुलह ए कुल की नीति का मतलब क्या हो जाएगा, कि शांति की नीति। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शांति की नीति। तो किसने, तो पहला ऑप्शन दिया गया है अब्दुल फजल, और अगला है कि फेजी, और अगला है कि हरि विजय सूरी, और अगला है बंदा यूनी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों ए है, अब्दुल फजल, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होना है प्रश्न नंबर कौन सा, 43। आइए समझते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है, कि जो मुगल काल में जब्त शब्द है वो किस ओर इंगित करता है। पहला दिया गया है कि राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उसे जब्त कहा जाता था, और बी है किसी दूसरे राज्य का जो संसाधन हड़पने को कहा जाता था, और सी है
कि युद्ध में लूटे हुए सामान को कहा जाता था, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि मुगल काल में जो जब्त है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी उसे जब्त कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अब साथियों हम मुगल काल के जो कर है, अलग अलग कर है, उन्हें समझने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जजिया कर किससे संबंधित है, तो दोस्तों गैर मुसलमानों से लिया जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि जजिया कर किनसे लिया जाता था, तो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें खराज, तो दोस्तों ये इसे हम कृषि कर भी कह सकते हैं, और ये किससे लिया जाता था, तो दोस्तों ये किसानों से लिया जाता था, और उपज का कितना 50% लिया जाता था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो खराज है, खराज किसानों से कितना प्रतिशत लिया जाता था, तो उपज का 50% लिया जाता था। ठीक है, अगला है साथियों की जकात। जकात क्या है, तो एक ऐसा दान है जिसे मुसलमान कितना 2.5 दिया करते थे कि साल में जितनी कमाई है उस कमाई का 2.5 किसके दान दिया करते थे। ठीक है, अगला दोस्तों खम्बस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लूट का जो माल है, लूट का माल 80% सैनिकों को दिया जाता था और 20% राजा के लिए दिया जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। लूट का माल का मतलब है जहां पर दोस्तों राजा क्या कर रहा है, किसी राज्य को क्या कर लेता है, जीत लेता है। तो जीतने के बाद जो लूटा गया माल है उसका 80% सैनिकों के लिए और 20% राजा के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब साथियों हम प्रश्न नंबर 44 को समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 44 है कि मुगल काल में जमींदार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दिया गया है कि किसी ग्राम का जो मुखिया है, ठीक है, मुखिया जो राजस्व एकत्रित करता है उसके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। और बी है कि किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदार जो राजस्व इकट्ठा करते थे उनके लिए किया जाता था। दोस्तों सी है कि दोनों के लिए किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब साथियों हम प्रश्न नंबर 45 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, भील जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती थी। ठीक है, तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि गुजरात और मध्य प्रदेश, और अगला है कि राजस्थान और पंजाब, असम और नागालैंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 46। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 46 है साथियों की गोंड जनजाति की सबसे बड़ी बस्ती किस क्षेत्र में थी। तो दोस्तों हमें पहला दिया गया झारखंड और छत्तीसगढ़, असम और राजस्थान। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 46 के सही उत्तर की, तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी है, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 47 है कि अहमदनगर किस जनजाति के शासकों से संबंधित है, कि अहमदनगर किस जनजाति के शासकों से संबंधित है। पहला दिया गया है कि नायक, कोल, भील और गोंड। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो डी है गोंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 48। आइए समझते हैं कि बहुपत्नी प्रथा, कि एक पत्नी के अनेक पति, ठीक है, किस जनजाति में प्रचलित है। हमें पहला दिया गया है कि नागा, भील, गोंड और संथाल। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि गोंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 49। आइए समझते हैं। प्रश्न है साथियों की अहोम जनजाति किस वर्तमान राज्य में या किस वर्तमान राज्य से क्या है संबंधित है। तो पहला दिया गया है हमें नागालैंड, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी असम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 50। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 50 की अहोम शासकों ने
किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई? पहला दिया गया है कि गांव पंचायत प्रणाली, अगला है कि राजा और मंत्री परिषद, और सी है कि पहाड़ और वनों में बसे गांवों की निगरानी, और डी है दोस्तों कि पैदल सेना और घुड़सवार सेना का जो संगठन है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न नंबर डी के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 51 है कि नायक शासक किसके अधीन कार्य करते थे? जो नायक शासक है वो किसके अधीन कार्य करते थे? मुगल सम्राट के अंदर, या विजयनगर साम्राज्य, या बहमनी सुल्तान, और अगला है कि दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि जो नायक शासक है वो किसके अधीन काम करते थे? तो विजयनगर का जो साम्राज्य है उसके अधीन कार्य करते थे या काम करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 52, आइए समझते हैं। खानाबदोश समुदाय का मुख्य कार्य क्या था? ठीक है, पहला दिया गया हमें, पहले सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि खानाबदोश किसे कहा जाता था। ठीक है, तो साथियों जो चरावाहा अपने जानवरों के साथ साथ क्या करते थे? दूर दूर तक घूमते थे। ठीक है, और इनका जीवन किससे चलता था दोस्तों? दूध और जो पशुचारी उत्पादन है उन पर ये क्या रहते थे? निर्भर रहते थे। ठीक है, अब पहला दिया गया है कि खेती करना, और अगला है कि पशुपालन और व्यापार करना, और सी है कि शिकार और मछली पकड़ना, और डी है कि लोहा गलाना। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 53, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों कि किस जनजाति ने मुगलों को कई बार पराजित किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है गोंड, ओहोम, और अगला है कोल और बील। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों कि जनजातीय समाज की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, पहला दिया गया है कि समानता आधारित जीवन, अगला है कि वर्ण व्यवस्था का पालन, और अगला है कि नगरीय सभ्यता, अगला है कि कर वसूली पर आधारित शासन। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 54 के सही उत्तर की, तो प्रश्न नंबर 54 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, समानता आधारित जीवन। ठीक है, जनजातीय समुदाय की मुख्य विशेषता क्या थी? समानता आधारित जीवन। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 55, आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मुगल काल में वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हमें पहला दिया गया कि मनसबदार, जागीरदार, दीवानी या दीवान, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मनसबदार कौन होते थे? जो अधिकारियों के अंतर्गत या मुगल काल में जो सरकारी अधिकारी होते थे उन्हें ही क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, और अगला है दोस्तों जागीरदार। जागीरदार के बारे में अगर हम बात करें कि जागीरदार किसे कहते हैं? जो मनसबदार है ये अपना जो राजस्व है, राजस्व एकत्रित करने वाली जो इनकी क्या है भूमि के रूप में पाते थे, मतलब जो भी इन्हें कर मिलता था लोगों से इकट्ठा करते थे उसे ही क्या कहा जाता था दोस्तों? जागीर कहा जाता था। ठीक है, और अगर हम बात करें दीवानी, तो दीवानी का मतलब क्या हो जाएगा? किसे कहा जाता था? मुगल काल में जो वित्तीय अधिकारी है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, आइए समझते हैं कि वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आए? तो दोस्तों पहला दिया गया हमें कि 1498 में आए, और अगला है कि 1502 ईस्वी में आए, 1600 ईस्वी में आए। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि वास्को डिगामा भारत पहली बार कब आए? तो दोस्तों 1498 ईस्वी में आए, और ये पहले पुर्तगाली है जो भारत में आए, और इन्हें ही कहा जाता है कि इन्होंने क्या करी? भारत की खोज। भारत की खोज किसने करी? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वास्को डिगामा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि 1502 ईस्वी में, तो 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा भारत में आए। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें 1600 ईस्वी, तो 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में आती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 57, आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से जो सूरसागर है, सूरसागर किसकी रचना है? तो दोस्तों पहला दिया गया हमें
तुलसीदास, अगला है किशोरदास और अगला है कबीरदास और अगला है मीराबाई। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो सूरदास है, सूरदास की रचना मतलब सूर सागर किसकी रचना है, तो दोस्तों सूरदास की है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें जो तुलसीदास है, तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचना है, तुलसीदास की कौन सी हो जाएगी दोस्तों, रामचरितमानस। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो दोस्तों किसकी हो जाएगी, तो तुलसीदास की हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें कि जो कबीरदास है, कबीरदास की जो दोस्तों कुछ प्रमुख भजन हो जाएंगे या रचनाएं हो जाएंगी, उनमें से जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो, और अगला दोस्तों जो पंचवाणी है वो भी बहुत प्रसिद्ध है और उससे भी प्रश्न पूछा गया है। और अगला दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जो बीजक है, ये भी किसकी, जो कबीरदास है, कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर, और आप मीरा की दो रचनाओं के बारे में कमेंट करेंगे कि मीरा की दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 58। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 58, इसके बाद हम क्या समझने वाले हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं, कुछ हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, लेकिन ये प्रश्न आज के लिए क्या है, अंतिम है। तो साथियों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथियों जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की जो क्लासें हैं, इस प्रकार की क्लास लाने में साथियों बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए आपका भी एक क्या बनता है, दायित्व बनता है या फर्ज बनता है कि आप भी क्या कर दें, सारथी कोचिंग सेंटर को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस वीडियो को अपने सभी साथियों दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है साथियों, प्रश्न है कि निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है गुरु गोविंद, अगला है कि बंदा बहादुर और अगला है दोस्तों गुरु नानक। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों अगर हम बात करें गुरु नानक, ठीक है, नहीं गुरु गोविंद, अगर दोस्तों हम पहला ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन कौन सा है, गुरु गोविंद, तो गुरु गोविंद ने ही दोस्तों क्या करी, खालसा पंथ की स्थापना करी। और ये जो सिख धर्म है, सिख धर्म के ये कौन से 10वें नंबर के गुरु है, कौन से नंबर के, 10वें नंबर के, 10वें नंबर के गुरु हो जाएंगे साथियों। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर ने क्या करा दोस्तों, तो इन्होंने जो बाबा गुरु नानक है और गोविंद सिंह है, इनके नाम के सिखों को गढ़ाया और अपने आप को क्या कहा दोस्तों, सार्वभौम बताया। किन्होंने, तो बंदा बहादुर ने। ठीक है, और अगला है दोस्तों गुरु नानक। अगर हम बात करें गुरु नानक की, तो गुरु नानक ने दोस्तों क्या करा, तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना करी। और सिख धर्म की स्थापना कब करी, तो दोस्तों 15वीं शताब्दी में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर भी हमने जान लिया कि सही उत्तर क्या हो जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी, गुरु गोविंद ने। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर। और ये यहाँ से भी आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसने जो बाबा साहिब है और जो गुरु गोविंद है, इनके नामों के सिक्के गड़ाए और अपने आप को क्या कहा, सार्वभौम कहा। तो दोस्तों बंदा बहादुर ने कहा। और गुरु नानक ने क्या करी, तो दोस्तों सिख धर्म की स्थापना करी। ठीक है, और अगर हम बात करें गुरु गोविंद, तो गुरु गोविंद क्या है दोस्तों, सिख धर्म के 10वें गुरु है और साथ में इन्होंने खालसा पंथ की क्या करी साथियों, स्थापना करी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब साथियों यहां से भी आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस टॉपिक को समझने से पहले, इन टॉपिकों को समझने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जरूर से जरूर क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, पहला टॉपिक है साथियों कि लीला तिलकम क्या है। ठीक है, तो लीला तिलकम क्या है दोस्तों, यह व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषयक है और ये किस शैली में लिखा गया है, तो ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें मणि प्रवालम शब्द का क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हीरा अर्थात मूंगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों, दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला पूछा जा सकता है रासलीला। ठीक है, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, कहानियों और लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, रासलीला कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। अपने उन सारे के सारे ग्रुपों में क्या कर दें दोस्तों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा फैला दें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।